टॉपिक पढ़ना है। सो हम आज इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, भारतीय संविधान के अंतर्गत संबंधित अनुच्छेद एवं उपबंधों की जानकारी देना। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चे संविधान नहीं जानते हैं या जो अनुच्छेद नहीं जानते हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, बस मेरी लेक्चर को कंटिन्यू सुन लो, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद दिया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम से अवगत कराना। बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति और इससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में हम और आप पढ़ने जा रहे हैं। देखो मैं एक सीधी सीधी थोड़ी सी कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हो तो आप अपने मन से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन फाइनली आपको बनना क्या है, आपको बनना टीचर ही है। सो टीचर जब बनोगे तो आप पढ़ाने कहाँ जाओगे, तो आप पढ़ाने जाओगे प्राइमरी स्कूल में। एंड इसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, बच्चों को हम कैसे लाएंगे, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, कौन से बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कैसे जरूरी है उनके बारे में जानना। बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हो, आप एक बच्चे नहीं हो। सो हमें ये अधिकार पता होना चाहिए कि बच्चों का क्या अधिकार है, शिक्षक का कितना अधिकार है। इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए हम ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को पढ़ रहे हैं। और चूंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, ध्यान से समझना, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आपकी बुनियाद अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है। तो आपको ये नींव है, किसी भी बुनियाद की ये प्राइमरी नींव है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो उसकी नींव होती है। तो उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या अधिनियम बनाए हैं, क्या क्या रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहां पे लिखा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधि का नहीं होता है। इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इस प्रकार सब व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जनसाधारण की शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था अबाउट आवर नेशन। अब देखो हम लोग चूंकि एक सभ्य राष्ट्र के सभ्य नागरिक हैं, तो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं सभ्य नागरिकों को। मतलब आप पढ़ाने जाओगे जब बच्चों को, तो यू थिंक एज लाइक इट इज कि आप एक सब नागरिक के सब समाज को प्रोड्यूस करने जा रहे हो। तो आपको वो सारे नियम, अधिकार, उन बच्चों के क्या अधिकार हैं, बच्चों का हनन नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, किस बच्चे को क्या क्या समस्या आ रही हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या क्या करना होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम आगे अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं, दिया गया है, इसीलिए संविधान सभा ने, जिसने देश के संविधान का विकास किया, निम्नांकित शब्दों में, ध्यान से समझना ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब एक को पैसा नहीं लगेगा, और शिक्षा कैसी होगी, मुफ्त की मुफ्त होगी। ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया। देखो जब संविधान बन रहा था तब की बात करी जा रही है। ठीक है। जब बन रहा था तब संविधान ने क्या किया कि राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत, अब जरा समझना बड़ा फर्क होता है, इसे डीपीएसपी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और ये संविधान के भाग 4 का है। देखो जिसको नहीं पता है वो लोग परेशान ना हो, बस मेरे लेक्चर को सुने बस, और कुछ ना करें। ठीक है। जिनको नहीं पता भाग 4, 1, 2, 3 क्या होता है, यार मुझे भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो आ गया। ठीक है। तो चीजें क्या है कि मैंने क्या बताया कि जो संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अच्छा आप लोग सुनते होंगे ना कि कुछ नेता लोग होते हैं, जब उनका चुनाव आता है, चुनाव आता है, तो वो लोग जानते हो क्या करते हैं, वो लोग आपसे वादा करते हैं। क्या करते हैं? वादा करते हैं। और इसी वादे को जब वो नहीं निभाते हैं, अच्छा सोचो, अगर आप वादे को नहीं निभा रहे हो तो आपके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए, कभी कहे, क्योंकि वो भी तो पेपर में निकलता है कि नेताजी ने कहा कि हम आपके यहाँ बिजली लाएंगे, हम आपके यहाँ पानी लाएंगे, हम आपके यहाँ सड़कें सही कर देंगे। तो जब वो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या उनके ऊपर केस नहीं होता है? तो उनके ऊपर केस नहीं होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो जो चीजें
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भाग 4 में लिखी गई हैं, जो लगभग 51 क से स्टार्ट होता है, या कह सकते हो कि हाँ लगभग 51 क उसी में आता है। तो ये चीजें जब वहां से स्टार्ट होती हैं तो उस पे हम केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि वो राज्य अगर करना चाहे तो करे, यानी सरकार जो है वो अगर करना चाहे तो करे, अगर नहीं करना चाहे तो ना करे। तो यही चीज जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा जब बन रही थी, तो उस समय इस शिक्षा को यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसी समय से लागू है, लेकिन उस समय इसको कहां रखा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था। इसीलिए ये जो शिक्षा है, इसीलिए उस समय उतने तगड़े से लागू नहीं कराई जा सकती थी, या किसी बालक का अधिकार नहीं था कि वो किसी स्कूल में जाके एडमिशन ले ले। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे ना, धीरे धीरे पूरा लेक्चर सुनो, आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या था पहले, क्या अब है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि पहले बच्चे का अधिकार नहीं था शिक्षा ग्रहण करना, निःशुल्क वो भी। ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें चेंजेज आए। कौन कौन से चेंजेज हुए संविधान में जिससे वो चीजें बदल गई। ठीक है, क्या दिया गया है, क्या घोषित किया, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चे जब तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। इट मींस दैट गाइस कि अगर राज्य चाह रहा है, राज्य इन द सेंस मैं ये नहीं कर रहा हूं कि राज्य सरकारें ही, केंद्र सरकार भी, अगर वो लोग चाहें तो ये काम करें, अगर ना चाहें तो काम ना करें। जैसे देखो, एक चीज होता है कि एक होता है अधिकार, एक होता है कर्तव्य। ठीक है, अब जरा समय फर्क बता रहा हूं दोनों में। तो हर बच्चे का अधिकार होता है उसके मम्मी पापा के दौलत पे, ध्यान से समझना। ठीक है, लेकिन उस बच्चे का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। क्या करे, माँ बाप की क्या करे, सेवा करे। लेकिन अगर बच्चा माँ बाप की सेवा ना करे तो उस बच्चे के ऊपर केस नहीं होता है। इस चीज को समझना, यही होता है कर्तव्य। कर्तव्य के ऊपर कोई भी केस नहीं होता है। लेकिन अगर माँ बाप उस बच्चे को दौलत ना दें, अगर माँ बाप उस बच्चे को दौलत ना दें, तो बच्चा उन माँ बाप के ऊपर केस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड राइट, अधिकार। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो शिक्षा थी वो पहले सिर्फ कर्तव्य के रूप में थी, कि वो किसकी कर्तव्य थी, राज्यों की, कि अगर राज्य चाहे तो इनको पढ़ाए, अगर राज्य ना चाहे तो इनको ना पढ़ाए। और उसके लिए समय पाबंदी लगाई गई थी, 10 वर्ष के अंदर तक के सभी बच्चे, 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, मतलब जब से लागू हुआ तो लागू 1950 से लेके 60 तक के लिए बस बात की गई थी, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या, सन 1976 में पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूर्ण रूप से किसका उत्तरदायित्व था, राज्यों का, मतलब आपके स्टेट का उत्तरदायित्व था। कि जो जैसे यूपी सरकार है तो यूपी सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो पढ़ाए। ठीक है, उस केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं था। तो हुआ कि संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया, तो 1976 में। ठीक है, अब जरा समझना कि समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, केंद्र सूची क्या होती है। देखो, केंद्र सूची होती है जिसमें जिसके ऊपर ऐसी संस्थाएं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का हक होगा। किसका हक होगा, केंद्र सरकार का। जैसे आप रेलवे देखे होंगे तो रेलवे में जो केंद्र सरकार का ही हक होता है, किसी भी राज्य सरकार का हक नहीं होता है। इसी तरह से शिक्षा जो थी वो पहले राज्य सूची में आती थी, यानी केवल राज्य सरकार का हक होता था। अभी उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इट मींस दैट कि अब उस पर किसका हक होगा, अब उस पर केंद्र सरकार का भी हक होगा। जैसा कि डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए, केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने के लिए देश की शैक्षिक आवश्यकता का आकलन एवं रख रखाव सम्मिलित किया गया। आप लोग पता है, सर्व शिक्षा अभियान एक चला था, जिसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों की जो ज्वाइनिंग कराई गई थी वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत वो अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत वो ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे शिक्षा मित्र हर राज्य में आपको मिलते होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहां पे दिया गया कोष्टक में एक समवर्ती सूची में दिए गए विषय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अंतर्गत आते हैं, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नीति और कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। तो इसका मतलब शिक्षा पहले अभी तक राज्य सरकारों में थी, अब किसके पास चली आई है, केंद्र सरकारों के पास। नाउ अभी मैंने बात किया कि कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, अभी
मैंने बात की है कर्तव्य क्या होता है, तो उसके बारे में बात कर दिया है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अनुसार हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। इट मीन्स दैट कि अगर अभिभावक चाहे, कर्तव्य का मतलब होता है बच्चा, कि अगर लड़का चाहे तो माँ बाप की सेवा करे, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर माँ बाप उसको अधिकार नहीं देंगे, जायदाद नहीं देंगे, तो लड़का क्या कर देगा, केस कर देगा। तो ये चीजें होती है कर्तव्य और अधिकार में फर्क। जैसे आपका कर्तव्य है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, लेकिन अगर आप अपने से बड़ों का पैर नहीं छुओगे तो आपको कोई गोली नहीं मार सकता है। समझ में आई बात? तो ये होता है कर्तव्य, ठीक है। तो उसी तरह से दिया गया था मौलिक कर्तव्य के रूप में, क्या दिया गया था कि हर अभिभावक और संरक्षक, याद रखना 51 क में क्या कहा गया, याद रखो 51 क जो है वो कर्तव्य में आता है, और बात यही घूम घाम के तीनों में कही गई है। लेकिन बस समझो किसमें क्या है, कर्तव्य आएगा 51 के क में, भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। तो इसमें कर्तव्यों की ही बात की गई है कि किसके क्या कर्तव्य होंगे। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप लोगों को इनको नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। आप जब बना रहे हो तो उसमें नोट्स में इनको नोट डाउन करना है। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो हम देखते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और बगल में लिखा गया है अनुच्छेद 19 का क। तो भैया 1976 में 51 का क जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अभिभावक जो होंगे उनको क्या करना होगा, कि उनका कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करें, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, यानी उनको पढ़ने के लिए भेजें। हमारे देश में पहले इतनी गरीबी थी कि लोग पढ़ने तक नहीं जाते थे, लोग अपनी बेटियों को भी नहीं भेजते थे। सोचो यार कितनी बुरी चीजें हुआ करती थी। सपोज करो जितने लड़कियां देख रही हैं मेरा ये वीडियो, वो सोच के देखें अगर आपको पढ़ने नहीं भेजा गया होता तो आपका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ होता, ठीक है। कितनी बुरी हालत हुआ करती थी। तो 1976 में यह चीज लाया गया कि उनको अवसर उपलब्ध कराया जाए। अगला देख, अधिकार अधिनियम बना दिया गया। देखो अगला अधिकार अधिनियम बना दिया गया 2009 में, और अनुच्छेद 21 का क जो है वो ये डिसाइड करता है कि अब आपको अधिकार मिल गया कि अगर आपको कोई नहीं भेजता है या कोई रोक रहा है उस चीज से, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। इसका मतलब अगर मम्मी पापा आपको पढ़ने से रोक रहे हैं तो आप उनके ऊपर जाके केस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मत करना, खैर ऐसे मम्मी पापा करेंगे भी नहीं किसी के। तो अगला दिया गया है। अब इसमें देखो क्या होता है कि जैसा कि आप अध्याय 1 दे रहे हो, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 7 अध्याय डिसाइड किए गए। मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें क्या किए गए। 7 अध्याय डिसाइड किए गए। 7 अध्याय है ये पूरा अधिनियम, 7 अध्याय में बटा हुआ है, और 38 खंड इसके डिवाइड किए गए। अब ये आपको नहीं याद करना है, आपको इस अधिनियम का मतलब समझना है और 7वें अध्याय में क्या बात की गई। क्योंकि देखो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 के अधिनियम पर टिप्पणी लिखी है, तो आपको वो अध्याय में 2-4 चीजें पता होनी चाहिए, तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला अध्याय दिया गया प्रस्तावना रूप में। क्या लिखा गया, स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। किस किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, आप लोग अपनी चीजों को कनेक्ट कराना। तो सरकार द्वारा स्थापित स्कूल यानी प्राइमरी वाले जैसे हो गए, फिर अनुदान प्राप्त यानी जो आप कहते हो कि एडेड स्कूल है, फिर उसके बाद विशेष श्रेणी स्कूल जैसे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, इनको भी अब अस्तित्व में लेके आया गया। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, मतलब जो निजी स्कूल हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बारे में। जो दूसरा अध्याय है उसमें बात की गई थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब उस बच्चे को आप शिक्षा पाने से रोक नहीं सकते हो। अगला दिया गया है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्च देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहता है तो वो खर्च नहीं देगा और उसे फ्री में शिक्षा मिलेगी। तो आप कहोगे सर जी तो प्राइमरी स्कूलों में तो फ्री में मिलती है, लेकिन जो ब्लूमिंग बर्ड्स है या और चीज़ें हैं वहाँ पे फ्री में नहीं मिलती है। उसके बारे में भी बताया गया है क्या रीजन है। अगर वहाँ पे बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और वो लोग फीस की मांग करते हैं ना, तो उनके ऊपर भी चार्ज लग सकते हैं। आप देखो नीचे पढ़ो, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है
तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ध्यान समझना, मान लो 6 साल का बच्चा है, वो नहीं एडमिशन ले पाया, तो वो अगर 8 साल का हो गया ना, तो वह सीधे सीधे कक्षा 3 में एडमिशन ले सकता है। तो ये भी कहा गया है, मतलब उसको ये नहीं कहोगे कि आप हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आते, आप 8 साल के हो गए हो, चलो 1 में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीधे 3 में आपको एडमिशन देना है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। उस स्तर तक आने के लिए अगर वो पढ़ना चाहता है आपसे, तो अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हो तो आप मना भी नहीं कर सकते, उसे पढ़ाना पड़ेगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा, और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। रोका जाएगा इन द सेंस क्या हुआ कि जब तक उसकी शिक्षा नहीं पूरी होगी, विद्यालय से तो निकाला नहीं जाएगा, ये समझ में आता है। दूसरी चीज क्या है, रोका नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं कि अगर 1 में फेल हो रहा है तो उसे 1 में फेल कर दो, नहीं, उसे पास करो, 2 में भेजो और उसे अच्छे से पढ़ाओ, 2 के लिए भी प्रिपेयर करो और 1 की भी चीजें उसे आनी चाहिए। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि मान लो 14 वर्ष तक वो अपनी निर्धारित जो प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 15 साल का हो गया तो उसका एडमिशन लेना बंद कर दोगे और उसे बोलोगे कि अब तो तुम्हारी एज ही नहीं हो गई। नहीं, उसके बारे में लिखा गया है उसके बाद वो पढ़ाई पूरी करने तक, जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, भले 20 साल का हो जाएगा, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको चीजों के बारे में लिखना होता है, और ये सब चीजें आपको अलग बनाती हैं। बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार होगा, मतलब बच्चे अगर टीसी उसी लेना चाहते हैं तो आप उनको दे दो, यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। तो प्रिंसिपल को मना भी नहीं करना है, अगर मना कर जा रहे हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की कई सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें ये सारी चीजें थी। हम अगले अध्याय में देखते हैं। तो यहाँ पे ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्थानीय अभिभावकों का क्या दायित्व होगा। अब स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का क्या मतलब होता है, देखो स्थानीय सरकार क्या होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आपकी स्थानीय लोग जिसको चुनते हैं, जो प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकारें। जैसे आप ग्राम प्रधान देखे हो, विधायक देखे हो, तो इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल में। क्या जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। अब ये धन का प्रावधान कराई जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी। देखो ये है उसका, केंद्र सरकार क्या काम करेगी और राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च के निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार का सहायता अनुदान प्रदान करने में। अब मैं सीधी बात भाषा में बताता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर चीजों को चलाएंगी। कुछ परसेंट राज्य सरकार का होगा, कुछ परसेंट केंद्र सरकार का होगा। जैसे 75% राज्य केंद्र सरकार का होता है और 25% राज्य सरकार का होता है, ठीक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के मापदंड लागू करेगी। नवाचार जो आप पढ़ोगे, अनुसंधान, खोज होता है, नियोजन, क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारों के आवश्यक तकनीक सहायता के संसाधन उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, स्कूल में शिक्षकों का क्या दायित्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो ज्यादा वसूली करोगे तो तुरंत चार्ज लग जाएगा। यहां दी गया है, कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, मतलब फीस नहीं लेगा वो, न ही अभिभावक बच्चे के चयन की कोई प्रणाली अपना सकेगा। मतलब क्या होता है कि आप किस बच्चे का एडमिशन लोगे ये भी नहीं अपना सकते हो जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाए। अब आप कहोगे सर जी ये तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। अगर कोई भी बच्चा उनके ऊपर केस कर दे कि ये हमें एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, तो उन्हें प्रावधान है वो निर्दंडित हो जाना पड़ेगा। आगे मैं बता रहा हूं, देख लेना ध्यान से। लेकिन जब तक वो केस नहीं करते हैं तब तक वो चल सकता है चीजें। जैसे दिया गया है, प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उससे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। अगर कोई भी स्कूल ऐसा काम कर रहा है कि उसको ले रहा है प्रवेश पैसे से, तो उसे 10 गुना अर्थदंड मतलब पैसे का दंड देना पड़ता है। चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 रुपए। अगर आप कोई चयन प्रणाली अपना रहे हो तो उसके लिए 25,000। उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर कितने रुपए दंड देना होगा, 50,000 रुपए। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है, उसे इन
कक्षाओं की सीटें आरक्षित करनी होंगी। जैसे समझना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे कि आंगनवाड़ी वाली चीजें होती हैं, जो प्री नर्सरी में जैसे एलकेजी यूकेजी और प्री नर्सरी या नर्सरी वाली चीजें होती हैं, उसमें अगर कोई स्कूल दे रहा है तो उसमें कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। मतलब इन द सेंस कि आपको फिक्स्ड सीटें लगानी होंगी, आपके पास फिक्स सीटें रहेंगी कि आपके पास 20 ही बच्चे पढ़ेंगे, 25 ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हजारों बच्चों को पढ़ा लो एक साथ, ठीक है। इन बच्चों के खर्च को सरकार वहन करेगी, जितना भी खर्च आएगा उन बच्चों को उस पे कौन वहन करेगा? सरकार। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म या मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। उसके बाद भी लिखा गया अगर किसी बच्चे के पास प्रमाण पत्र का अभाव है किसी बच्चे के पास, तो उसे प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम स्कूलों शिक्षकों के दायित्व के बारे में देख लेते हैं। तो टीचर्स के क्या दायित्व होंगे? उन्हें नियमित स्कूल में उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना होगा, निर्धारित समय से पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना होगा। इसलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसलिए आपको शिक्षण अधिगम पढ़ाया गया है कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो जानोगे उसको समस्या क्या है, और शिक्षण अधिगम पढ़े होगे तो उस समस्या का समाधान ढूंढ के बता पाओगे। अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं शिक्षा का, ठीक है। फिर दिया गया है नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना होगा। किसको? टीचर्स को। बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीख और सीख में प्रगति कार्य के बारे में चर्चा करना होगा इन बैठकों में, ठीक है। इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना होगा, जो भी अन्य दायित्व हैं उनको भी आपको निभाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 5वां अध्याय, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। जैसे देखो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं, किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो संविधान में निहित मूल्यों की अनुरूपता होनी चाहिए, बच्चों का समग्रता में विकास, बच्चों के ज्ञान, संभावित क्षमता, प्रतिभा का विकास होना चाहिए। ये सब सारी चीजें दी गई हैं जो उन बच्चों को ध्यान रखना होता है, इसीलिए तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो बाल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वहां पे क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005 है, बाल शिक्षा अधिकार, और ये है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। जैसे अब देखो इसका लोग थोड़ा सा मोटो में बताता हूं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा 6 से 14 साल का है और उसे कोई भी अभिभावक उससे काम करवा रहा है या कोई भी टीचर उससे अपना काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है। ये है उसके बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का। उसके बारे में देखो दिया है, प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य बाल संरक्षण आयोग निर्धारित कार्यों के अधिनियम के प्रदत्त समीक्षा अधिकारी करेंगे, प्रभावी क्रियान्वयन सिफारिशें होंगी, साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध रखी जांच में करेंगे, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। कोई भी शिकायत जो होता है वो कर सकता है संबंधित क्षेत्र अधिकारी से, ठीक है। और संबंधित क्षेत्र अधिकारी को निपटारा तुरंत करना होगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन केंद्र सरकार करेगी, जिससे प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र को परामर्श देना होगा। बहुत सारी संस्थाएं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस चलाए गए थे इन शिक्षा को बहुत आगे। आप पता है, आप अपने समाज में सोच रहे हो, आप सोचो उन समाज के बच्चों को जो फुटपाथ पे हैं, जो जंगलों में हैं, जो भीख मांग रहे हैं। अब देखो कोई अगर बच्चा भीख मांग रहा है और अगर ये हो कि भीख मांगने के बाद वो अपने मम्मी पापा को ले जाके दे रहा है, उसके मम्मी पापा चुपचाप बैठे हैं, तो उसके मम्मी पापा के ऊपर केस हो सकता है, बिकॉज उसका हनन हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, सरकार बहुत इफर्ट करती है लेकिन इतनी पॉपुलेशन है कि उनको करा नहीं जा रहा है। सो इसलिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज आप जब आगे बढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। ये सब चीजें पेडागोजिकल सेक्शन की है। आप सोचो उन बच्चों के बारे में, अगर आपको उस जगह पे आपको एज्यूम दैट 2 मिनट के लिए आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा। आप जिस दुनिया में अभी जी रहे हो, अगर आपको उन बच्चों की तरह भेज दिया जाए, आपको भी रोड पे जाके घूम घूम के, ऐसे भगवान ना करे कभी, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आपके साथ या आपके घर में जो बच्चे हैं ऐसा उनके साथ होने लगे तो कैसा लगेगा। तो इस तरह की चीजों को बनाने के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की गई है। कुछ और बातें हैं 7वें अध्याय में दिया गया है। तो दिया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारें उपयुक्त स्थानीय नियम बना सकती हैं, मतलब जो भी स्थानीय नियम हो उनको बना सकती हैं।
कई कार्यवाही और वैधिक प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। और मुख्य बिंदु हैं जो हमने अभी वही पढ़ा था कि जिसके बारे में तो यहाँ पे दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 ने संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा। कब जोड़ा गया? 2002 में। और 21 के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसमें लिखा गया है, आप ध्यान से समझना, कि जो आपका 51 का क है, ठीक है, 51 का क है, ये है अभिभावकों के लिए कर्तव्य का। कर्तव्य मतलब इन पे केस नहीं होगा। लेकिन 21 का क जो है वो है बच्चों के अधिकार का। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 4 अगस्त 2009 के अधिनियम के रूप में पारित हो गया है। ठीक है, मतलब अब बच्चे को हर चीज की अधिकार है कि अगर वो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, कोई भी स्कूल उसको मना नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल उससे फीस नहीं ले सकता है, कोई भी स्कूल उससे किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले सकता है। बस शर्त ये है, अगर चार्ज लिया जा रहा है तो बच्चा जाके केस करे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो नहीं ले सकते हैं किसी भी बच्चे से। ठीक है, तो अगला हम जो बात करेंगे नेक्स्ट अपनी अगली वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ समितियां, कुछ आयोग गठित किए गए। अब देखो, ये जो जितने काम ठाने गए थे कि हम इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे संविधान सभा के बाद, तो वो सब व्यवस्थाओं करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या आयोग गठित हुए थे, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पहले शिक्षा कैसे थी, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा कैसी है। एक सिंपल सा लोगों में बता दूं कि जब से संविधान आपका चालू हुआ है तब से शिक्षा किस तरह से चलती आ रही है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और संविधान के पहले शिक्षा किस तरह से थी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हम लॉर्ड मैकाले एक लोग थे जिनकी शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे, और वुड घोषणा पत्र। ये 3 टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये दोनों टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।